तो आज हमारे सामने इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कुछ बहुत ही गहरे नोट्स हैं। हाँ, और हमारा मिशन है इन नोट्स के पीछे की जो कहानी है उसे समझना। बिल्कुल। ये कहानी एक बहुत सीधे साधे आइडिया से शुरू होती है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसमें नए ट्विस्ट, कुछ पहेलियां और विरोधाभास भी सामने आएंगे। और यही हमें आज की ग्लोबल इकोनॉमी की सच्चाई के और करीब ले जाएंगे। मकसद बस यही है कि जब तक हम खत्म करें ये सारे सिद्धांत सिर्फ रटने वाली चीजें न लगें, बल्कि एक लॉजिकल कहानी की तरह दिमाग में बैठ जाएं। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ सिद्धांतों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये विचारों का एक विकास है। हम देखेंगे कि कैसे एक विचार की कमी ने दूसरे ज्यादा बेहतर विचार को जन्म दिया। तो चलिए इस कहानी के पहले अध्याय से शुरू करते हैं। एडम स्मिथ की दुनिया में। हाँ, एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स के पितामह। उनका आइडिया बहुत ही सहज था, जिसे कहते हैं निरपेक्ष लागत अंतर या एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर है बहुत सिंपल। एकदम। स्मिथ ने कहा, देखिए, हर देश को वो चीज बनानी और बेचनी चाहिए जिसे वो बाकी दुनिया से कम लागत में बना सकता है, मतलब जिसमें वो ज्यादा कुशल है। जैसे अगर भारत मसाले उगाने में बेस्ट है और मान लीजिए ब्राजील कॉफी उगाने में, तो भारत को मसाले पर और ब्राजील को कॉफी पर ही फोकस करना चाहिए और फिर आपस में ट्रेड कर लेना चाहिए। मतलब जो काम आप अच्छे से करते हो वही करो, और जो काम करने में ज्यादा मेहनत या पैसा लगता है उसे किसी और से करवा लो। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी जैसा ही है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या हो अगर कोई एक देश हर चीज बनाने में बेस्ट हो? मान लीजिए वो पुर्तगाल और इंग्लैंड वाला उदाहरण ले। अगर पुर्तगाल शराब और कपड़ा दोनों ही इंग्लैंड से बेहतर बनाता है, तब तो इंग्लैंड के लिए कोई उम्मीद ही नहीं बची। यही वो सवाल था जिसने डेविड रिकार्डो को सोचने पर मजबूर किया, और उन्होंने एक क्रांतिकारी आइडिया दिया, तुलनात्मक लागत अंतर या कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। और यहां से चीजें सचमुच दिलचस्प हो जाती हैं। हाँ, रिकार्डो ने कहा, भले ही पुर्तगाल दोनों चीजों में बेहतर हो, हमें ये देखना चाहिए कि वो किस चीज में ज्यादा बेहतर है। अच्छा। तो ये सिर्फ अच्छा होने की बात नहीं है, बल्कि किस में ज्यादा अच्छा होने की बात है। बिल्कुल। इन नोट्स में वो क्लासिक उदाहरण भी है। पुर्तगाल को शराब बनाने में 80 घंटे लगते हैं और कपड़ा बनाने में 90 घंटे। और इंग्लैंड को? वहीं इंग्लैंड को शराब के लिए 120 और कपड़े के लिए 100 घंटे। तो पुर्तगाल तो साफ साफ दोनों में ही तेज है। हाँ, लेकिन अब तुलना कीजिए। शराब बनाने में पुर्तगाल इंग्लैंड से 40 घंटे तेज है, जबकि कपड़ा बनाने में सिर्फ 10 घंटे। ओह, समझ गया। तो पुर्तगाल का तुलनात्मक लाभ शराब में है, वहीं इंग्लैंड जो दोनों में धीमा है, उसका तुलनात्मक लाभ कपड़े में है, क्योंकि वहां उसका नुकसान सबसे कम है। वाह, रिकार्डो का जीनियस इसी बात में था कि उन्होंने दिखाया कि व्यापार से फायदा दोनों को हो सकता है, भले ही एक देश हर मामले में कम कुशल क्यों ना हो। लेकिन एक मिनट, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर रिकार्डो ने कुछ मान्यताएं, कुछ असम्पशंस भी तो ली होंगी। मुझे यकीन है कि असल दुनिया इतनी सीधी नहीं है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। नोट्स में लिखा है कि ये एक 2x2x1 मॉडल है। इसका क्या मतलब है? और यहीं पर इस सिद्धांत की आलोचना छिपी है। रिकार्डो की दुनिया बहुत सरल थी, 2 देश, 2 वस्तुएं और उत्पादन का सिर्फ एक ही जरिया, श्रम। सिर्फ श्रम? हाँ, सिर्फ मेहनत। उन्होंने मान लिया था कि कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, सामान यहां से वहां मुफ्त में पहुंच जाता है और सब लोगों के पास काम है। अरे ये तो बहुत ही अवास्तविक मान्यताएं हैं। कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं, मतलब क्या असल दुनिया में ये सिद्धांत वाकई काम करता है या ये सिर्फ एकेडमिक किताबों के लिए? यह एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। मूल सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है, लेकिन इन्हीं मान्यताओं की वजह से नए और बेहतर सिद्धांतों का जन्म हुआ। अच्छा। लेकिन इससे पहले कि हम वहां पहुंचे, रिकार्डो ने एक सवाल अधूरा छोड़ दिया था। उन्होंने ये तो बता दिया कि व्यापार होगा, पर ये नहीं बताया कि किस कीमत पर होगा। हाँ, सही बात है। मतलब पुर्तगाल और इंग्लैंड ये कैसे तय करेंगे कि एक बोतल शराब के बदले कितना कपड़ा मिलेगा? बिल्कुल, इसी पहेली को सुलझाने के लिए आए जे.एस. मिल अपने पारस्परिक मांग के सिद्धांत या रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी के साथ। हाँ, मिल ने कहा कि व्यापार की शर्तें यानी टर्म्स ऑफ ट्रेड इस बात पर निर्भर करेंगी कि दोनों देशों को एक दूसरे के सामान की कितनी जरूरत है। अगर इंग्लैंड को पुर्तगाल की शराब की बहुत ज्यादा तलब है, तो उसे एक बोतल शराब के लिए ज्यादा कपड़ा देना पड़ेगा। ये तो पूरा डिमांड और सप्लाई का खेल है। खाएं एक दूसरे से मिलती हैं, वहीं पर व्यापार की दर तय हो जाती है। मतलब ये डायनामिक है।
अगर लोगों का टेस्ट बदलता है तो व्यापार की शर्तें भी बदल सकती हैं। बिल्कुल। तो क्लासिकल कहानी यहाँ तक पहुंची। स्मिथ ने कहा क्यों व्यापार करें, रिकार्डो ने समझाया क्या व्यापार करें, और मिल ने बताया किस दर पर व्यापार करें। लेकिन इन सब की दुनिया में सिर्फ एक ही हीरो था, श्रम। हाँ। तो स्मिथ और रिकार्डो की दुनिया बहुत सरल थी, लेकिन असल दुनिया में तो फैक्ट्रियां, मशीनें यानी पूंजी भी होती है। इसी कमी ने नए विचारों को जन्म दिया और हम पहुंचे व्यापार के आधुनिक सिद्धांतों तक। और यहाँ एंट्री होती है दो स्वीडिश अर्थशास्त्रियों की, हेक्स्चर और ओहलेन। हाँ, उनका सिद्धांत, जिसे एचओ थ्योरी या साधन प्रचुरता सिद्धांत भी कहते हैं, एक बहुत ही सहज ज्ञान पर आधारित है। उन्होंने कहा जिस देश के पास जो चीज बहुतायत में है उसे उसी पर आधारित सामान बनाकर बेचना चाहिए। मतलब अगर भारत में लोग ज्यादा हैं यानी श्रम प्रचुर मात्रा में है, तो उसे कपड़े या जूते जैसे श्रम गहन सामान बनाने चाहिए। और अगर जर्मनी के पास मशीनें और टेक्नोलॉजी ज्यादा है यानी पूंजी प्रचुर मात्रा में है, तो उसे कारें और मशीनें बनाकर बेचनी चाहिए। ये तो बहुत तार्किक लगता है ना? हाँ, ये रिकार्डो के मॉडल पर एक बड़ा सुधार था, क्योंकि इसमें श्रम के साथ साथ पूंजी को भी शामिल किया गया। लेकिन फिर आया कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। हाँ, 1953 में वसीली लियोन्टिफ नाम के एक अर्थशास्त्री ने एचओ थ्योरी को असल दुनिया के डेटा पर परखने का फैसला किया। और उन्होंने अमेरिका का डेटा लिया होगा, जो उस समय दुनिया में कैपिटल का सुपर पावर था। तो नतीजों में यही आना चाहिए था कि अमेरिका मशीनें बेच रहा है और कपड़े जैसी चीजें खरीद रहा है। सबको यही उम्मीद थी, लेकिन नतीजे देखकर सब हैरान रह गए। लियोन्टिफ ने पाया कि अमेरिका दुनिया का सबसे पूंजी प्रचुर देश असल में पूंजी गहन चीजें आयात कर रहा था और श्रम गहन चीजें निर्यात कर रहा था। रुकिए, क्या मतलब अमेरिका, कैपिटल का मक्का मदीना, असल में मेहनत वाली चीजें दुनिया को बेच रहा था? बिल्कुल। ये तो ऐसा है जैसे कोई वर्ल्ड क्लास शेफ किसी और से खाना ऑर्डर कर रहा हो। इसने तो पूरी थ्योरी को हिलाकर रख दिया होगा। और इसे ही लियोन्टिफ विरोधाभास कहते हैं। इसने इकोनॉमिक्स की दुनिया में भूचाल ला दिया। तो लोगों ने क्या सोचा, थ्योरी गलत है? लोगों को सोचना पड़ा, कहीं हम पूंजी का मतलब ही तो गलत नहीं समझ रहे। शायद अमेरिका का असली खजाना उसकी मशीनें नहीं, बल्कि उसके पढ़े लिखे स्किल्ड वर्कर्स हैं, जिसे हम आज ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। बिल्कुल। इस एक विरोधाभास ने व्यापार को समझने के कई नए रास्ते खोल दिए। एचओ थ्योरी से कुछ और भी दिलचस्प बातें निकलती हैं, जैसे ये साधन कीमत समानीकरण प्रमेय। इसका मतलब क्या है? और सपाट बना देता है। और एक और है स्टॉपर-सैमुअल्सन प्रमेय। ये कहता है कि व्यापार उस देश के प्रचुर साधन के मालिक को फायदा पहुंचाता है और दुर्लभ साधन वाले को नुकसान। सही पकड़े हैं। मतलब अगर भारत जैसा श्रम प्रचुर देश व्यापार करता है तो मजदूरों की मांग बढ़ेगी और उनकी आय भी बढ़ेगी। लेकिन जो पूंजीपति हैं उन्हें शायद नुकसान हो, क्योंकि उन्हें ज्यादा मजदूरी देनी पड़ेगी। बिल्कुल। ये प्रमेय हमें बताता है कि व्यापार के फायदे देश के भीतर समान रूप से नहीं बंटते। इसके विजेता भी होते हैं और हारने वाले भी। तो अब तक की कहानी में हमने लागत और साधनों की बात की, लेकिन आज की दुनिया में तो एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियां इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के दम पर राज करती हैं। और पुराने सिद्धांत इस पहलू को नहीं पकड़ पाते। और यहीं से व्यापार के नए सिद्धांतों का दौर शुरू होता है। पहला बड़ा आइडिया पॉजनर ने दिया, जिसे तकनीकी अंतर मॉडल कहते हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार का असली ड्राइवर नया इनोवेशन है। मतलब जो देश कोई नई टेक्नोलॉजी इजाद करता है वो तब तक उसका निर्यात करता है जब तक दूसरे देशों से कॉपी करना नहीं सीख जाते। ये तो आईफोन की कहानी जैसा लगता है। एप्पल एक नया फोन लॉन्च करता है और कुछ समय के लिए बाजार पर राज करता है। एकदम सही उदाहरण है। और इसी आइडिया को रेमंड वॉर्नन ने और आगे बढ़ाया अपने उत्पादन चक्र मॉडल में, प्रोडक्ट साइकिल मॉडल। हाँ, उन्होंने कहा कि हर प्रोडक्ट का एक जीवन चक्र होता है। जब वो नया होता है तो उसे बनाने वाली इनोवेटिव कंपनी ही उसे बनाती है। जब वो थोड़ा पुराना और लोकप्रिय हो जाता है तो उत्पादन दूसरे विकसित देशों में फैल जाता है। और जब वो पूरी तरह से स्टैंडर्ड बन जाता है तो उसका उत्पादन विकासशील देशों में चला जाता है, जहां लागत सबसे कम होती है। बिल्कुल। एक प्रोडक्ट अपनी जिंदगी में अलग अलग देशों की यात्रा करता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। लेकिन एक और पहेली है। एचओ थ्योरी के हिसाब से तो अलग अलग तरह के देशों को आपस में व्यापार करना चाहिए, जैसे भारत और जर्मनी। लेकिन हम देखते हैं कि जर्मनी और फ्रांस, जो लगभग एक जैसे देश हैं, आपस में बहुत व्यापार करते हैं। वे दोनों कारें बनाते हैं और फिर भी एक दूसरे को कारें बेचते हैं। ये कैसे काम करता है? यह एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब है अंतर उद्योग व्यापार, मतलब इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। एक ही इंडस्ट्री के अंदर व्यापार। हाँ, और इसका कारण है उत्पाद विभेदीकरण और पैमाने की मितव्ययिता, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये तो मेरे और मेरे दोस्त जैसा है। हम दोनों के पास बढ़िया स्मार्टफोन्स हैं,
लेकिन मैंने अपना आईफोन उसके सैमसंग फोन से शायद एक्सचेंज कर लूं। सिर्फ इसलिए कि आपको उसका कैमरा थोड़ा ज्यादा पसंद है। हाँ, दोनों फोन अच्छे हैं, बस थोड़े अलग हैं। तो देशों के बीच कारों का व्यापार भी कुछ ऐसा ही है। लोग अलग अलग ब्रांड, फीचर्स और स्टाइल चाहते हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। आज की दुनिया का ज्यादातर व्यापार इसी तरह का है। ये सिर्फ लागत या साधनों के बारे में नहीं है, बल्कि पसंद, ब्रांड और वैरायटी के बारे में भी है। ठीक है, तो हमने व्यापार के क्यों, क्या और कैसे को समझ लिया है। अब थोड़ा और व्यवहारिक मुद्दे पर आते हैं। व्यापार की शर्तें या टर्म्स ऑफ ट्रेड, मतलब टीओटी। सरल भाषा में टीओटी ये मापता है कि आप अपने निर्यात से कितना आयात खरीद सकते हैं। मतलब अपने एक्सपोर्ट की कीमतों का इंपोर्ट की कीमतों से रेशो। हाँ, अगर आपके निर्यात जैसे सॉफ्टवेयर की कीमतें बढ़ रही हैं और आपके आयात जैसे तेल की कीमतें स्थिर है, तो आपका टीओटी सुधर रहा है। आप उतने ही सॉफ्टवेयर से अब ज्यादा तेल खरीद सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन टीओटी के साथ एक बहुत ही गंभीर और विवादास्पद विचार जुड़ा हुआ है, प्रेबिश सिंगर परिकल्पना। ये क्या है? ये कहता है कि समय के साथ विकासशील देशों का टीओटी बिगड़ता जाता है। बिगड़ता जाता है, क्यों? क्योंकि वे आमतौर पर कृषि उत्पाद या खनिज जैसी प्राथमिक वस्तुएं निर्यात करते हैं, जिनकी कीमतें मशीनरी जैसी निर्मित वस्तुओं की तुलना में धीरे धीरे बढ़ती हैं या कभी-कभी घटती भी हैं। मतलब अमीर देश और अमीर होते जाते हैं और गरीब देश व्यापार करने के बावजूद पिछड़ते जाते हैं। ये तो ग्लोबलाइजेशन की एक बहुत बड़ी आलोचना है। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है। चलिए अब इस कहानी के अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर चलते हैं, जो इन सभी लेन देन का हिसाब रखता है। भुगतान संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, जिसे बीओपी कहते हैं। बीओपी, ये तो अखबारों में बहुत सुनने को मिलता है। ये किसी देश का अंतर्राष्ट्रीय बैंक स्टेटमेंट जैसा है ना? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। यह एक निश्चित समय में एक देश और बाकी दुनिया के बीच हुए सभी पैसों के लेन देन का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड है। इसके दो मुख्य हिस्से हैं, चालू खाता और पूंजी खाता। हाँ, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। चालू खाते में सामान और सेवाओं का व्यापार आता है और पूंजी खाते में निवेश और ऋण का हिसाब किताब होता है। और जब इस स्टेटमेंट में घाटा होता है, यानी हम डॉलर खर्च ज्यादा कर रहे हैं और कमा कम रहे हैं, तब समस्या खड़ी होती है। तो इस बीओपी घाटे को ठीक कैसे किया जाता है? इसके कई तरीके हैं। सबसे आम तरीका है अवमूल्यन, यानी डिवैल्यूएशन। सरकार जानबूझकर अपनी मुद्रा की कीमत डॉलर के मुकाबले कम कर देती है। हाँ, मकसद यही होता है कि हमारे निर्यात विदेशियों के लिए सस्ते हो जाएं और विदेशी सामान हमारे लिए महंगा हो जाए, जिससे घाटा कम हो। लेकिन क्या ये हमेशा काम करता है? जरूरी नहीं। इसके काम करने के लिए एक शर्त है, जिसे मार्शल लर्नर शर्त कहते हैं। और ये शर्त क्या है? ये शर्त कहती है कि अवमूल्यन तभी सफल होगा जब आपके निर्यात और आयात की मांग में पर्याप्त लोच हो। मतलब कीमतें बदलने पर लोग अपनी खरीद की आदतें बदलें। अगर ऐसा नहीं होता तो अवमूल्यन से घाटा और भी बढ़ सकता है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है जे वक्र प्रभाव या जे कर्व इफेक्ट। ये सुनने में मजेदार लगता है। हाँ, जे वक्र प्रभाव को समझना थोड़ा मजेदार है। सोचिए, आपने अचानक से इंपोर्टेड चॉकलेट खाना बंद करके लोकल मिठाई खाने का फैसला किया ताकि पैसे बचें। ठीक है। लेकिन पहले महीने का बिल देखकर आप हैरान हो जाते हैं। बिल तो और भी ज्यादा आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो चॉकलेट्स आपने पहले ही ऑर्डर कर दी थी, वो अब रुपए की कमजोर कीमत की वजह से और महंगी हो गई हैं। ओह, लेकिन कुछ महीनों बाद जब आप सच में सिर्फ मिठाई खाते हैं, तब जाकर आपका बिल कम होना शुरू होता है। बस यही है जे वक्र। अवमूल्यन के बाद पहले घाटा बढ़ता है और फिर धीरे धीरे सुधरता है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया तरीका समझने का। और क्या तरीके हैं? एक अवशोषण दृष्टिकोण का भी जिक्र है। हाँ, एब्जॉर्प्शन अप्रोच। ये देश के खर्च करने की आदत को बदलने का तरीका है। सीधी सी बात है, अगर कोई देश अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर रहा है तो वो घाटे में ही रहेगा, चाहे वो व्यक्ति हो या देश का, यानी अपनी बेल्ट कसनी होगी। और आखिर में है मौद्रिक दृष्टिकोण, जो मानता है कि बीओपी पूरी तरह से एक मौद्रिक घटना है। हाँ, मॉनेटरी अप्रोच। इस दृष्टिकोण के अनुसार बीओपी घाटा तब होता है जब देश का केंद्रीय बैंक जरूरत से ज्यादा पैसा छाप देता है। वो अतिरिक्त पैसा लोगों के हाथ में आता है और वे विदेशी सामान खरीदने लगते हैं, जिससे घाटा होता है। तो इसका इलाज है सख्त मौद्रिक नीति अपनाना और पैसे की आपूर्ति को नियंत्रित करना।
तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कहानी। एडम स्मिथ के सरल क्या सस्ता है से शुरू होकर आज की दुनिया के इनोवेशंस, ब्रांड्स और अंत में पूरे देश के बही खाते तक। उम्मीद है कि इस कहानी के रूप में ये सारे सिद्धांत अब ज्यादा स्पष्ट हो गए होंगे। बिल्कुल। इन सिद्धांतों को एक क्रम में समझना ही सबसे महत्वपूर्ण है। कैसे एक सिद्धांत की सीमाओं ने दूसरे के विकास को जन्म दिया। ये दिखाता है कि आर्थिक विचार स्थिर नहीं है, वे दुनिया के साथ साथ विकसित होते रहते हैं। और